हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड हैकर क्लास के अंदर। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बोर्ड फाइनल एग्जाम से रिलेटेड एक जबरदस्त टॉपिक। वो है वैश्विक उष्मीकरण, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब इस एक पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा जानकारियां मिलेंगी अलग अलग टाइप की, जिससे बोर्ड फाइनल एग्जाम के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप बना पाओगे। तो जुड़े रहो, बहुत ही अच्छी तरीके से इस लेक्चर को समझो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस कांच का बना हुआ एक ऐसा घर होता है जो कांच का घर अपने में प्रकाश की किरणों को आने देता है और फिर उस प्रकाश की किरणों से उस कांच के घर में जो हीट, जो ऊष्मा बनता है, उस ऊष्मा को ये कांच का घर बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे कि उस कांच के घर के अंदर ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है और ऐसे घर को कहा जाता है ग्रीन हाउस। क्या अमेजिंग है ये ग्रीन हाउस। और इस ग्रीन हाउस का उपयोग जो है ठंडे देशों में किया जाता है, जहां लंबे समय तक सूरज नहीं निकलती है। तो उन ठंडे देशों के अंदर में फल और सब्जियां उगाने के लिए ग्रीन हाउस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर तो तापमान ज्यादा रहता है, क्योंकि एक ऐसा घर है जो प्रकाश की किरणों को आने देता है और उस घर के अंदर जो फिर इन किरणों से जो ऊष्मा बनता है उस ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता है। तो फिर इसमें हीट का मान ज्यादा होता है। तो ठंडे देशों के अंदर इसका उपयोग फलों और सब्जियों को उगाने के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो ग्रीन हाउस को समझने के बाद अब हम लोग समझने चल रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो इसको समझते हैं। चलिए देखिए, ये जो हमारा वातावरण है ना, इस वातावरण के अंदर कुछ गैसेस पाई जाती है, कुछ गैसों का आवरण होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्साक्लोराइड। इन गैसों की आवरण मौजूद है हमारे वातावरण के अंदर। ये कंबल की तरह हमारे वातावरण को ये गैसेस घिरी हुई हैं और ये गैस क्या करती है कि प्रकाश की किरणों को वातावरण में आने देती है और फिर जो हमारी पृथ्वी है उन प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके जब ऊष्मा के रूप में लौटाती है, तो ये जो गैसों का आवरण है हमारे वातावरण में, ये उस ऊष्मा को हमारे वातावरण से बाहर नहीं निकलने देती है और इस प्रभाव को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। सो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये गैसेज ने वैसा ही काम किया जैसा कि ग्रीन हाउस ने काम किया है। सो इसलिए इन गैसों को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। अब अगर मान लीजिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी जो वातावरण है, ये जो हमारी धरती इतनी ठंड हो जाएगी, इतनी ठंड हो जाएगी कि टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रभाव बहुत ही अच्छा है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत सिंपल सी चीज है कि आपके वातावरण का तापमान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना, यही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो वातावरण का तापमान अधिक क्यों बढ़ा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ग्रीन हाउस गैसेज वातावरण में ज्यादा कैसे बढ़ी? देखिए हुआ क्या, जैसे शहरीकरण होते चले गए, यानी लगातार शहरों का निर्माण हुआ, वैसे लोग लगातार पेड़ों की कटाई करते चले गए। अब लगातार पेड़ों की कटाई से क्या हुआ कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका मान बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को भी अपना भोजन बनाना है और पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस की जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन लगातार पेड़ों की कटाई होने से क्या हुआ कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मात्रा बढ़ने लगा। अब चूंकि ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये वातावरण को गर्म रखती है, तो वातावरण में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने लगा। साथ ही साथ क्या हुआ कि लगातार औद्योगिकीकरण के वजह से लगातार उद्योग बनने लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनने लगे, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करने लगे। लगातार बड़ी लेवल पे लोग ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करने लगे जो क्या करती है, जीवाश्म ईंधन पर चलती है। यानी जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब कोयला और पेट्रोलियम पे चलती है, और फिर जो जीवाश्म ईंधन पे जो भी गाड़ियां या जो भी चीजें चलती है वो सब की सब ये ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती है, उत्सर्जित करती है। और इस तरीके से वातावरण के अंदर में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा इतनी बढ़ गई जिससे कि वातावरण का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, अनियमित हो गया, आवश्यकता से ज्यादा हो गया। और इसी चीज को कहा जाता है वैश्विक उष्मीकरण, यानी ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है। आज इस प्रेजेंट टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर जो है
लगातार बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ती है, अनियमित गर्मी पड़ती है, अनियमित ठंडी पड़ती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जंगलों में आग लग जा रहे हैं। ये सब के सब वैश्विक उष्मीकरण के प्रभाव है, क्योंकि वातावरण का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखो भाई, सीधी सी बात है कि जब वातावरण का तापमान बहुत बढ़ेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो क्या होगा, जो बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर बर्फ मौजूद है, ग्लेशियर्स मौजूद है समुद्रों के अंदर, ये सब की सब चीजें पिघलेंगी उस तापमान से। और फिर ये जो पानी है, ये पानी डैम में जमा होगा, और डैम कब तक जमा करेगा, एक हद तक जमा करेगा। अब फिर वो डैम को यदि हमने खोल दिया तो ठीक है, नहीं तो खुद से डैम टूटेगा तो एक राज्य को जो है नष्ट कर देगा। तो इतना बड़ा असर पड़ेगा। अभी देखिए, पंजाब के अंदर बड़े स्तर पे बाढ़ आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आया जिससे बड़े बड़े नुकसान हुए, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा वाइल्ड फायर्स हुआ। ये सब क्या है भाई, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के असरात है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। तो भाई बहुत खतरनाक चीज, एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से जो है जल कर मर जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इतना ज्यादा गर्मी में गर्मी पड़ती है, ठंड में इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है, बेमौसम मौसम का जो पैटर्न है वो बदल जा रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन बड़ा तेजी से हो रहा है और अलग अलग तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये सब के सब जो है वैश्विक उष्मीकरण के प्रभाव है। तो हम सभी लोगों को क्या करनी चाहिए कि पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस हमारे वातावरण में न बढ़े। हमें जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले गाड़ियों का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। जैसे कि आजकल नया इनिशिएटिव चला है मार्केट के अंदर, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो प्रदूषित गैसेज नहीं छोड़ती है, वो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो हमें इन अल्टरनेट के ऊपर चलने चाहिए, हमें नए नए पौधे लगाने चाहिए, हमें अपशिष्टों को खुले में नहीं जलाना चाहिए, हमें उस अपशिष्ट का कोई ना कोई दूसरा सेटिंग करना चाहिए, जिससे कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा न बढ़े। तो दोस्तों, अब समझते हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन को, यानी फॉसिल फ्यूल को। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले धरती पर बहुत बड़ी आपदा आई, जैसे कि कोई एस्टेरॉइड गिर गया या भूकंप आ गया, जिससे क्या हुआ कि जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु थे सब पृथ्वी के अंदर समा गए, और फिर हजारों करोड़ों वर्ष तक उस पर पृथ्वी का दबाव पड़ता रहा, सूर्य का तापमान पड़ता रहा, और इन दबाव और तापमान की वजह से वो सभी चीजें, जीव जंतु जो पृथ्वी के अंदर समा गए, वो एक ईंधन के रूप में बदल गए, और इसी को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। इसमें मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम आता है। जो बड़े बड़े जीव जंतु थे वो सब कोयले में तब्दील हो गए, और जो जलीय जीव थे वो सब पेट्रोलियम में बदल गए, और ये बड़ा एक अच्छा ईंधन है। लेकिन जीवाश्म ईंधन की कुछ खासियत है कि जीवाश्म ईंधन एक तो हमारे इस धरती पर सीमित मात्रा में है, इसका भंडारण निश्चित है, अगर इसे आप इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे तो दोबारा इसको बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये करोड़ों वर्ष में बनता है। दूसरी चीज क्या है कि इसके प्रयोग से, जब इस ईंधन को प्रयोग किया जाता है, तो इससे प्रदूषित गैसेज या फिर कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न करती है। और फिर ये जो है अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब एक बार इसको उपयोग कर लेंगे तो दोबारा इसको आप बना भी नहीं पाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन है। जिससे क्या हुआ कि ये भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग जो है कहीं ना कहीं वैश्विक उष्मीकरण को तेजी कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती है। तो उसी के बाद क्या आता है, एक अवधारणा आता है सतत विकास की अवधारणा। अब ये सतत विकास की अवधारणा क्या होती है? तो देखो, सतत विकास की अवधारणा एक ऐसी, ये एक तो भाई देखो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन रहेगा, जीवाश्म ईंधन और सतत विकास की अवधारणा। तो क्या है ये समझते हैं। सतत विकास की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें हमें संसाधनों को बड़ा नियोजित तरीके से उपयोग करना चाहिए, ऐसे उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे वातावरण को कोई नुकसान न हो, और हमारे वर्तमान की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो, और भविष्य के लिए भी संसाधन बचा रहे। तो ऐसे अवधारणा को कहते हैं सतत विकास की अवधारणा। इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कुछ इनिशिएटिव चले, कुछ प्रोग्राम चले, जिसमें एक फेमस प्रोग्राम बताता हूं जिसका नाम है क्योटो सम्मेलन। अब ये जो क्योटो सम्मेलन है दिसंबर 1997 में हुआ था, और इस क्योटो सम्मेलन जो कि दिसंबर 1997 में हुआ था, ये जापान के क्योटो में हुआ था, इसलिए इसको क्योटो सम्मेलन कहते हैं। अब ये सम्मेलन का बस एक ही उद्देश्य था कि इस धरती पर जो लगातार ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा, उत्सर्जन हो रहा है, इस पर कंट्रोल पाना, वन की संरक्षण करना, पर्यावरण की संरक्षण करना, ये सारे मुद्दों को लेकर क्योटो सम्मेलन हुआ था, और फिर जाकर ये आगे बढ़ा। और कई तरह के पृथ्वी सम्मेलन भी हुए इसी सब चीज पे कंट्रोल पाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल पाने के लिए, वन संरक्षण को लेकर, फिर से जैव विविधता के संरक्षण को लेकर, ये सभी चीज को लेकर कई बार जो इनिशिएटिव चले, जिसमें
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ। अब इसको आप पढ़ लेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन था 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए थे। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अब पृथ्वी सम्मेलन 5-5 साल पे होता था, तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसका क्या मुद्दा था? तो इसका मुद्दा था कि ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल पाना, वन के संरक्षण पे बात करना, जैव विविधता को कैसे सही रखा जाए उस पर बात करना, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए थे। फिर इसके बाद 5 साल बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इस पृथ्वी सम्मेलन का एक ही मुद्दा था कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो बातचीत हुई थी, जो वो सही तरीके से फॉलो हुआ कि नहीं, उसका क्या रिजल्ट निकला, कितना कारगर रहा, उस चीज को जानने के लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन उसके 5 साल बाद हुआ। इसलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। फिर उसी तरीके से तृतीय पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ। इसका भी वही मुद्दा था, लेकिन ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन तो और भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। तो अब